मेरा नाम कपिल है। मुझे डाइवोर्स चाहिए। मेरी पत्नी ने अपने माता-पिता के दबाव में आकर मुझसे शादी कर ली थी, लेकिन अब वो किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी करना चाहती थी। मैंने उसके आगे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं दिन-रात पैसे कमाकर तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा, मगर वो नहीं मानी। मैंने उसे डिवोर्स दे दी और फिर एक टीचर से शादी कर ली और उसने एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी टीचर थी। उसने मुझे पढ़ाया लिखाया और कई सालों की मेहनत के बाद मैं सरकारी ऑफिसर बन गया था। एक दिन मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरा पियून किसी औरत को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल रहा था। मुझे इस औरत पर बहुत तरस आया। मैं उसके करीब पहुंचा तो वो मेरे पैर पकड़कर भीख मांगने लगी, लेकिन इस समय मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी जब उस औरत ने एक लेटर मुझे दिया और उसका चेहरा। मैं सारा दिन मिस्त्री के साथ मजदूरी करता था। मेरे हाथ कट जाते थे, कपड़े और चेहरा धूल मिट्टी से भर जाता था, शरीर पसीने से भीग जाता था। लोग मुझे तरस भरी नजरों से देखते थे, मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। कुछ लोग तो मेरी बेइज्जती भी किया करते थे, मगर मेरा दिल तो बस एक आस पर टिका हुआ था कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरी पत्नी मुस्कुराकर मेरा स्वागत करेगी, मुझे पानी पिलाएगी, मेरे लिए खाना परोसेगी। उसकी मुस्कुराहट मेरी सारी थकान दूर कर देगी। मगर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मुझे देखते ही अपना मुंह फेर लेती थी, जैसे मैं कोई अजनबी इंसान हूँ। वो मुझसे कोई बात ही नहीं करती थी। अगर कुछ बोलती तो ऐसा लगता था जैसे जुबान से जहर बरस रहा हो। कहती थी कि मुझे तुम जैसे मजदूर से घिन आती है। तुम्हारा पसीना और तुम्हारी सांसों की बदबू से मुझे लगता है जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। थोड़ा पढ़ लिख लेते तो आज किसी अच्छी जगह नौकरी कर रहे होते। उसके ये शब्द मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया करते थे। मैं खामोश रहता था, सोचता रहता था कि वक्त के साथ शायद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। वो हर रोज मेरी बेइज्जती किया करती थी, मुझसे दूर भागती थी, मगर मैंने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया था। मैं हमेशा उसे प्यार भरी नजरों से देखता था। मैंने कभी उस पर हाथ भी नहीं उठाया था, बस दिल को तसल्ली देता रहता था कि किस्मत से मुझे इतनी समझदार और पढ़ी लिखी पत्नी मिल गई है। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर हालात पहले से भी खराब होते चले गए थे। जैसे वो हर दिन मुझसे, मेरी शक्ल से, मेरी हरकतों से, मेरी हर एक चीज से नफरत करती है। वो मुझे देखकर मुझे कोसती थी और मैं रोज जीता रोज मरता था और रोज अगले दिन की आस में सब कुछ बर्दाश्त करता था। मेरी जेब में कभी कुछ 100 रुपए होते थे, कभी उससे भी कम, मगर मैं हर बार कोशिश करता था कि उसके लिए कुछ न कुछ ले जाऊं। कभी उसकी पसंद के फल, कभी कपड़े, कभी सस्ती चूड़ियां, तो कभी उसकी पसंद के खाने पीने की कोई चीज। मगर वो कभी भी खुश नहीं होती थी, कभी तारीफ नहीं करती थी। उल्टा कहती थी कि ये सब अपनी जैसी किसी गली की औरत को दे देना, मुझे नहीं चाहिए ये 2 टके का सामान। मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, जैसे कोई लकड़ी को दीमक अंदर से खाए जा रही हो, मगर बाहर से ठीक लगे। मैं अपने दर्द के बारे में किसी से भी नहीं कह सकता था। कौन सुनता एक मजदूर की बात, कौन समझता उसके जज्बात। उसका भी दिल होता है। एक दिन मैं काम से वापस आ रहा था तो एक बच्चा हाथ पकड़कर भागने लगा। उसके साथ उसका पिता था। सफेद गाड़ी में साफ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू में लिपटे हुए बच्चे ने अपने पिता से लिपटकर कहा कि पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और पिता ने भी मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया था। इस लम्हे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पास भी एक पत्नी थी जिसे मैं चाहता था, जो मेरे साथ जीना नहीं चाहती थी। कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ। ये सब किसके लिए? सिर्फ इसलिए कि मैंने शादी की है? क्या ये मेरा फर्ज है कि हर हाल में मैं ये बोझ उठाता रहूं? मगर फिर एक ही ख्याल आता था कि शायद वो कभी बदल जाए, शायद उसका दिल नरम हो जाए, शायद वो एक दिन मेरी आंखों में देखकर कहे कि तुम मेरे पति परमेश्वर हो, मेरा संसार हो। मैं तुम्हारी कुर्बानियों को अच्छी तरह से समझती हूँ। ये ख्याल मुझे जिंदा रखता था, मगर हर रोज जब वो मेरी शक्ल देखकर चेहरा फेर लिया करती थी, जब मेरे आने पर घर की हवा भी बोझल हो जाती थी, जब वो मेरे पसीने की बदबू पर बुरा भला कहा करती थी, तब एक छोटा सा हिस्सा मेरे अंदर मर जाता था। हर दिन एक नई बेइज्जती, हर रात एक नई उम्मीद, ये मेरी जिंदगी बन गई थी और मैं बस जी रहा था। ये शायद सिर्फ जिंदा था, जीना भूल चुका था। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं अगले दिन फिर उठता, फिर मजदूरी पर जाता, फिर शाम को वही बुरी बुरी बातें सुनता और दिल में बस एक ही प्रार्थना होती कि भगवान मुझे इतना कर दे कि इसे कोई कमी महसूस न हो। मगर इस प्रार्थना को हासिल क्या था? वो खुद मेरी मौजूदगी को बुरा समझती थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ।
मैं हाथ में राशन की थैली थामे अंदर दाखिल हुआ था। मेरे माथे पर पसीना था, हाथों में धूल थी। मेरी पत्नी अंजना सोफे पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में मोबाइल था, नज़र मोबाइल पर टिकी हुई थी। मैंने धीरे से थैली टेबल पर रखी, कुछ कहना चाहा, मगर वो कहने लगी कि तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे डाइवोर्स दे दो, कब तक ये तमाशा चलता रहेगा। उसकी बातें सुनकर मेरी सांसें रुक गई थी। मैंने आंखें बंद कर ली। एक पल को लगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुना हो, मगर नहीं, वो शब्द तो मेरे दिन की शुरुआत बन चुके थे। हर सुबह, हर शाम, हर पल वही बात कि डिवोर्स दे दो। मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी शक्ल देख देख कर। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस थोड़ा समय दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। वो हंसने लगी, तेज जहरीली आवाज के साथ कहने लगी कि तुम मुझे खुश रखोगे? तुम एक मजदूर हो, दिन भर कचरे में लिपटे रहते हो और कहते हो कि खुशी दोगे। तुमसे बेहतर तो गली के कुत्ते हैं जो कम से कम साफ सुथरे तो रहते हैं। मैं अंदर ही अंदर जैसे टूट गया था। मैं पलटकर बैठ गया, अपने हाथों को चेहरे से ढक लिया। वो दिन याद आया जब मैंने पहली बार अंजना को देखा था, नीले रंग के कपड़ों में सिंपल सी मुस्कुराहट के साथ। मैंने सपना देखा था कि उसे अपनी जिंदगी की रानी बनाऊंगा। मेरे दिल ने वादा किया था कि उसे कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा, मगर आज वही रानी मुझसे डिवोर्स मांग रही थी, जैसे मैं कोई सजा हूँ जिससे वो छुटकारा चाहती है। मैंने खुद को बहुत समझाया था, शायद उसकी परेशानियां ज्यादा हों, शायद वो किसी दबाव में हो। मैंने छोटे छोटे सरप्राइज दिए थे, उसे सस्ती सी ज्वेलरी भी लाकर दिया करता था, कभी कभी मूवी का टिकट भी, कभी उसकी पसंद का बाजार से खाना लेकर आता था, मगर वो हर लम्हे के लिए चुप हो जाती थी। अगले दिन वही ताना मुझे मिलता था और उसकी सिर्फ एक ही डिमांड होती थी कि डिवोर्स दे दो, तुम मेरे हिसाब के नहीं हो, तुम मेरे काबिल नहीं। एक दिन मैंने उसके कदमों में बैठकर कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, बस तुम एक बार मेरी आंखों में देखकर कहो कि मैं बेकार हूँ, और फिर बस मैं चला जाऊंगा। वो खामोश रही। एक पल को लगा कि शायद कुछ बदलने लगा है, मगर फिर उसने मोबाइल उठाया, कान से लगाया और कहने लगी कि हाँ, वो अभी भी रो रहा है। समझ नहीं आता इसे कि इज्जत से मेरी जिंदगी से निकल जाना चाहिए या फिर मैं इसकी बेइज्जती ही करती रहूं। मैं उसकी बातें खामोशी से सुन रहा था। उसका हर शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह लग रहा था। वो किसी और से बात कर रही थी, कोई और था उसकी जिंदगी में, शायद उसी के लिए वो डिवोर्स मांगती थी। मेरे हाथ कांपने लगे थे, मगर फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। उस रात मैंने पहली बार ऊपर वाले से सवाल किया था कि हे भगवान, मैं क्या करूं? ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्यों एक ऐसी औरत के पीछे मैं खुद को जलील कर रहा हूं जो मुझे नफरत से देखती है? जवाब खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कहा कि फैसला आपका है, मगर मैं तब भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। अगले दिन काम पर गया तो मजदूरी करते समय हड्डियों में घर को दर्द लेकर लौटा था। वो फिर से यही कहने लगी कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, वरना मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। मैंने गर्दन झुका दी और कहा कि बस कुछ दिन और दे दो। वो उठी और चलते हुए मेरी तरफ आई और मेरी शर्ट का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं तुमसे डरती हूँ। तुम जैसे लोग तो सिर्फ काम के लिए पैदा हुए हो। इज्जत तुम्हें मिलती नहीं और मोहब्बत तुम कर नहीं सकते, बस बोझ हो। ये वो लम्हा था जब मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। मैंने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मेरी आंखों में आंसू हैं, मगर दिल में आग लगी हुई थी। फिर भी वो चली गई अपने कमरे में और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मैं आंगन में बैठा रहा। रात देर तक न कुछ खाया था, न कुछ पिया था, सिर्फ दीवार को देखता रहा था। सोचता रहा कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, कहाँ मैं कम पड़ गया, या शायद ये मेरी किस्मत थी कि जिससे मोहब्बत की उसी ने सबसे ज़्यादा जख्म दिए थे। मगर मैंने अभी भी हार नहीं मानी थी। मैं उसकी एक मुस्कुराहट के लिए सब कुछ सहता रहा। हर दिन तलाक का ताना, हर दिन बेइज्जती, मगर दिल पर पत्थर रखकर जीत रहा था कि कहीं ऊपर वाले को मुझ पर रहम आ जाए। शायद मेरी वफा रंग ले आए, शायद वो बदल जाए, या शायद मैं खुद को बदल दूं। लेकिन उस लम्हे तक मैं सिर्फ एक बात जानता था, मैंने उसे अपनाया था और मैं हर हाल में उसका होकर रहूंगा, चाहे वो रोज मुझे तोड़ती रहे। मैं हर दिन खुद को जोड़ूंगा, क्योंकि मैं वो आदमी था जो एक औरत की हंसी के लिए दुनिया की सारी तकलीफें बर्दाश्त करने को तैयार था। बाजार की भीड़ में पसीने से भीगा हुआ मैं दो बोरियों के बीच फंसकर चल रहा था। दाएं हाथ में आलू थे, बाएं हाथ में प्याज की थैली थी और सर पर सूरज की किरणें।
लोगों की आवाजें थीं, थकन थी, गालियां थीं। मैं रोज की तरह मजदूरी के बाद राशन लेने आया था। मेरा शरीर थका हुआ था, मगर दिमाग में एक ही धुन थी। आज घर जाऊंगा, शायद आज वो कुछ बेहतर हो, शायद आज वो मुझसे डिवोर्स के शब्द ना दोहराए। अचानक सामने से एक सफेद गाड़ी गुजरी। शीशे नीचे थे, हंसी की आवाज आ रही थी। ये आवाज मेरे लिए नई नहीं थी। मैंने चौंक कर देखा, दिल जैसे एक पल को रुक गया था। गाड़ी की पिछली सीट पर वो बैठी हुई थी। मेरी पत्नी अंजना का चेहरा खुश था, उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर मुस्कुराहट थी। ऐसा मैंने उसे कभी अपने साथ तो नहीं देखा था। फिर उसके साथ एक इंसान और था, जिसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, एक जवान लड़का। वो कुछ कह रहा था और वो हंस रही थी। उसकी वो हंसी मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरे साथ तो उसके चेहरे पर हमेशा नफरत, गुस्सा और बुरी बातें ही रहती थी, और आज इस इंसान के साथ वो जिंदगी के सबसे बेहतरीन रंग जी रही थी। मेरा हाथ खुद ब खुद ढीला पड़ता रहा। थैली मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई थी। आलू लुढ़क गए थे। लोग चिल्लाए, किसी ने गाली दी, किसी ने धक्का दिया, मगर मैं बस गाड़ी को जाते हुए देखता रहा, जैसे सब कुछ सुस्त रफ्तार की फिल्म बन गया हो, जैसे वक्त मेरे लिए थम गया हो। वो एक लम्हा मेरे दिल में किसी चाकू की तरह लगा था। शक था, मगर अब यकीन बन गया था। वो किसी और के साथ थी और मैं अब सिर्फ उसकी जिंदगी का एक नापसंद हिस्सा था, जिसे वो बंद करना चाहती थी। मैं खामोशी से चीज समेटकर घर लौट आया था। मेरे हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खुला तो वो वैसे ही थी जैसे हर दिन होती थी, आराम से बैठी हुई, मोबाइल में बिजी। मैंने जूते उतारे बिना कुछ कहे अंदर चला गया। एक खाली कागज और पेन निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल सुकून से था। पहली बार एक अजीब सा सुकून मुझे महसूस हो रहा था, जैसे कोई बोझ उतरने वाला हो। मैंने कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन साथ ही मैंने पेपर पर अपने हाथों से लिखा था कि मैं अंजना से हमेशा मोहब्बत करता था और सारी जिंदगी करता रहता, मगर अब अंजना मेरे दिल से उतर गई है। ये पेपर मैंने उसके हाथ में दे दिया और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ। कल ही डिवोर्स के पेपर्स आ जाएंगे, उन पर साइन कर दूंगा। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। वो शब्द जिन्हें मैं काफी समय से टाल रहा था, आज खुद ही मेरे मुंह से निकल गए थे। मैंने कागज उसके सामने रखा। वो चौंक गई। क्या है ये? मैंने कहा कि ये मेरे दिल की बात है, तुम्हारी आज़ादी का कागज है। उसने कागज पढ़ा और हंसने लगी। कहने लगी कि तुम तो सारी जिंदगी मुझसे मोहब्बत करते रहोगे। चलो अच्छा है। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे छोड़ चुके हो। तुम जैसे इंसान से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। वो समझ रही थी कि मैं नाटक कर रहा हूँ, मगर जब मैंने कहा कि मैं सच में कल डिवोर्स के पेपर्स ले आऊंगा, मैं सच में सीरियस हूँ, उसने सर हिलाया। कुछ लम्हों के लिए वो खुश हुई, उसके बाद उठी और अपने कपड़ों की अलमारी खोली, एक छोटा बैग निकाला और बिना कुछ कहे सामान रखने लगी, जैसे वो इंतजार कर रही हो, जैसे वो एक कैद से रिहा हो रही हो। मैं खामोशी से बैठा रहा, जैसे मेरे अंदर कुछ बाकी नहीं रहा हो। वो निकल गई थी, दरवाजा खोलकर पलटी और सिर्फ इतना कहा कि ये काम तुम पहले क्यों नहीं कर सके। दरवाजा बंद हुआ और मेरे कानों में सिर्फ एक गूंज रह गई थी। मैं कुछ देर के लिए खामोश बैठा रहा, फिर धीरे से अपने बाएं हाथ को देखा, जहां शादी की अंगूठी थी। मैंने वो अंगूठी उतारी, टेबल पर रखी और लंबी सांस ली। मेरे कमरे में खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो चीख रही थी। दीवारों पर उसकी आवाज गूंज रही थी कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुमसे नफरत है, तुम कुछ नहीं हो। और अब वो सब कुछ खत्म हो गया था। मैं जमीन पर लेट गया था, आंखें बंद कर ली थी। दिल के अंदर एक सन्नाटा सा छा गया था। आंखें खुश्क हो गई थी, जैसे रोना भी अब नामुमकिन हो गया है। एक तरफ सुकून था कि जिसने मुझे बार बार तोड़ा, आज उसे खुद मैंने तोड़ दिया। दूसरी तरफ एक खालीपन था, जैसे कोई बहुत करीबी चीज खो दी हो। मैंने कई दिनों तक किसी से बात नहीं की थी, काम पर भी खामोश रहा था। कुछ साथियों ने पूछा भी था कि क्या हुआ है, तो मैं मुस्कुरा दिया। कोई समझ नहीं पाया कि मैं अंदर से मुर्दा हो चुका हूँ। मगर वक्त आगे बढ़ता रहा। इस सब में एक बात मैंने खुद से कही थी कि बस अब मैं खुद को बदल लूंगा। अब खुद को ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगा कि लोग मुझे इस नज़र से ना देख सकें। मैं अब मजदूर नहीं रहूंगा। अब जो हाथ ईंट उठाते हैं वही कलम पकड़ेंगे। मैं अंजना को डिवोर्स दे चुका था। ये डिवोर्स मेरी हार नहीं थी, ये मेरी शुरुआत थी। मैं रोया नहीं था, मैं गिरा नहीं था। मैंने खुद को समेट लिया था और अपने ऊपर वाले से कहा था कि अब तू ही मेरा सहारा है। और यही वो लम्हा था जब मेरे अंदर की चिंगारी ने आग बनने का फैसला कर लिया था। रात गहरी हो चुकी थी। मैं छत पर बैठा था। आज सब कुछ बदल चुका था। वो जा चुकी थी।
वो औरत जो मेरे दिल में रहती थी, जिसके लिए मैंने दुनिया के सारे ताने सहे थे, जिसकी मुस्कुराहट के लिए खुद को बर्बाद कर दिया था, आज वो जिंदगी से निकल चुकी थी। और साथ ही एक कमजोर, मजबूर, टूटा हुआ इंसान भी मेरे अंदर से विदा हो चुका था। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा कि अब बस, बहुत हो चुका। अब मैं वो इंसान नहीं रहूंगा जो हर दिन लोगों के कदमों तले रौंद दिया जाता था। अब मैं खुद को बदल लूंगा, मजदूर से अफसर बनूंगा, इज्जत कमाकर दिखाऊंगा, पैसा, मुकाम, शान सब कुछ हासिल करूंगा। ये कोई फिल्मी सपना नहीं था, ये मेरे अंदर की चीख थी। बरसों की बेइज्जती थी और जख्म और दुख का लावा था जो अब शब्दों की शक्ल में बह रहा था और मैं उसे रोके बिना बहने दे रहा था। मैंने अगले दिन किताबों की एक पुरानी दुकान से सीएसएस के पुराने नोट्स खरीदे और उनके हर पेज पर धूल जमी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया हो। मगर मेरे लिए वो खजाना थे। मैं उन पर झुक गया था, जैसे भूख रोटी पर झुकती है। दिन को मजदूरी, रात को पढ़ाई, ये मेरी नई जिंदगी थी। दिन भर की ईंटें उठाने के बाद शरीर जवाब दे जाता था, कंधे दर्द करते थे, पैर सूज जाते थे, मगर मैं रात को चाय का एक कप लेकर बैठ जाता था। आंखें जलती थी, शब्द धुंधले हो जाते थे, मगर दिल का एक लम्हा भी हार मानने को तैयार नहीं होता था। कई बार ऐसा हुआ था कि नींद के झोंके से सर किताब पर गिर गया था। बैठे बैठे ही मैं सो जाता था, मगर सुबह फिर आँख खुलती और फिर वही मेहनत, वही पढ़ाई। वक्त जैसे थम गया हो। मेरी दुनिया बस दो चीजों में कैद हो गई थी, मजदूरी और सपना। मेरे आसपास के लोग मुझे देखकर हंसते थे, कहते थे कि ये क्या पागलपन है, सीएसएस करेगा ये मजदूर, जा भाई हमें मत हंसा। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया करता था, न जवाब देता था और ना ही बुरा मानता था, क्योंकि मेरे पास उनका जवाब देने का वक्त नहीं था, सिर्फ खुद को बदलने का समय था। अक्सर रातों को मैं छत पर चढ़ जाता था, आसमान देखता था और खुद से कहता था, एक दिन मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। एक दिन मेरे नाम की तख्ती किसी दफ्तर के दरवाजे पर लगी हुई होगी। एक दिन वो लोग जो मुझे मजदूर समझकर मेरी बेइज्जती करते हैं, वही मुझे सर कहकर बुलाएंगे। वक्त गुजरता गया। मैंने अपने खाने पीने के खर्च कम कर दिए थे, अपने कपड़ों की जगह किताबें खरीदना शुरू कर दी थी। शादी के बाद पहली बार मैंने अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया था, अपना दिल संभाला था, दिमाग को खोला था और हर वो चीज़ याद की थी जो मैंने स्कूल में सीखी थी। ये शायद सीखने का मौका ही नहीं मिला था। जब भी किसी मोटी किताब को देखकर दिल घबरा जाता था, तो अंजना की वो हंसी याद आ जाती थी जो उस दिन गाड़ी में बैठे हुए उसने किसी और के साथ हंसी थी। वो हंसी मेरी हड्डियों में आग लगा देती थी और मैं फिर से किताब खोल लेता था। मेरी माँ ने जब मेरी यह हालत देखी तो खामोशी से मेरे लिए रात का खाना रखना शुरू कर दिया। वो कुछ नहीं कहती थी, बस प्रार्थना करती रहती थी और शायद उन्हीं की प्रार्थनाओं में ताकत थी कि मैं एक दिन एक छोटे से फॉर्म ले जाकर सीएसए का फॉर्म जमा कर आया था। जब मैं फॉर्म जमा करके बाहर निकल रहा था तो क्लर्क ने मुझसे कहा, पहली बार दे रहे हो? मैंने कहा कि नहीं नहीं, जिंदगी दे रहा हूँ। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा था, मगर मुझे परवाह नहीं थी। अब मैं खुद से भागने नहीं, खुद को बनाने के लिए निकला था। वो दिन मेरे अंदर एक तूफान की तरह था। मैं नहीं भूला था, न थका था। हर दिन एक नई कोशिश, हर रात एक नया फैसला और मैं जानता था कि ये रास्ता कठिन है, मगर अंजाम रोशन होगा। मैं मजदूर था, मानता हूँ, मगर अब मेरा सपना था कि एक दिन लोग मेरी मेहनत, मेरी हिम्मत, मेरे बदलाव की मिसालें दें और मैं हर उस ताने का जवाब अपनी कामयाबी से दूं जो वर्षों तक मेरे हिस्से में आई। और उस रात की तरह आज भी मैं थकता हूँ तो आसमान की तरफ देखता हूँ और वही वादा करता हूँ कि अब बस मैं बदल चुका हूँ और अब वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं है। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मैं गारा भरी हुई बाल्टी कंधे पर उठाए दीवार के साए में खड़ा था। हाथ छिल चुके थे, उंगलियों की जोड़ों में दर्द था और पैर सूजे हुए थे, मगर दिल में एक अजीब सी ताकत थी। काम खत्म होते ही मैंने पैरों से मिट्टी झाड़ी, पानी का एक घूंट पिया और बैग उठाया जिसमें मेरी सबसे कीमती चीज थी, किताबें। घर आकर कपड़े बदले, माँ के हाथ का खाना खाया और सीधा चारपाई पर किताबें खोलकर बैठ गया। बीच बीच में आंख लग जाती थी, मगर जैसे ही सर झुकता अंदर से आवाज आती कि ये समय सोने का नहीं है, जीतने का है, और मैं आंखें मलता हुआ दोबारा पढ़ाई में जुट जाता था। मेरी जिंदगी एक लंबे, थका देने वाले दिन और एक बेरहम रात के बीच में फंस चुकी थी। दिन में मजदूरी और रात में पढ़ाई, कहीं जाने का समय ही नहीं मिलता था। दोस्तों से मिलना तो बंद ही कर दिया था। टीवी, मोबाइल, सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे लिए सिर्फ दो चीजें रह गई थी, सीमेंट और पढ़ाई। लोग हंसते थे जब उन्हें पता चलता था कि मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ,
तो वो मेरा मजाक बनाते थे। कहते थे कि भाई मजदूर अफसर बनेगा, ये तो हमें मजाक लगने लगा है। भाग जा, तेरे हाथों में सिर्फ तेरा ही काम अच्छा लगेगा, कलम नहीं। मैं सिर्फ मुस्कुरा देता था। एक दिन मैं काम के बाद अपनी पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहां बैठे एक बाबा जी मुझे पहचानते थे। कहने लगे कि बेटा, तुम रोज यहाँ आते हो, कुछ खास चाहिए क्या? मैंने कहा अंकल, सीएसएस के पुराने पेपर चाहिए। तो वो कुछ देर खामोश रहे, फिर एक ढेर किताबें निकालकर मेरे सामने रख दी। कहने लगे कि ले जाओ और पढ़ लो, हार मत मानना। वो शब्द मेरे लिए आशीर्वाद बन गए थे। मैं हर दिन एक नया टॉपिक शुरू करता था, खुद से सवाल बनाता था, उनके जवाब लिखता रहता था, बार बार दोहराता था। जब लिखते लिखते हाथ कांपने लगते थे तो आंखें बंद करके खुद को अफसर की कुर्सी पर बैठा हुआ महसूस करता था। एक छोटे कमरे में टेबल के पीछे बैठा, सामने लोग हैं, फाइल रखी हुई है और मैं उन पर सिग्नेचर कर रहा हूँ। और वो सपना मुझे नींद सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता था। मेरी माँ अक्सर आधी रात को उठकर देखती थी कि मैं चारपाई पर बैठा किताब से सर टिकाए आंखें बंद करके बैठा हुआ हूँ। वो मेरे लिए दूध रखकर चली जाती थी, कभी कुछ नहीं कहती थी, बस सर पर हाथ फेर देती थी। वो कुछ बोलती नहीं थी, मगर उनके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि किताब की लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती थी, तो मैं घंटों बैठकर एक एक शब्द का मतलब ढूंढता रहता था। क्योंकि मेरा कोई टीचर नहीं था, कोई ट्यूटर नहीं था, बस मैं और मेरी ताकत और ऊपर वाले की मदद थी। मैं यूट्यूब पर पुराने लेक्चर सुनता रहता था, नोट्स बनाता था, दीवार पर चार्ट्स चिपकाता था। वो कमरा अब मेरी पढ़ाई का मैदान बन चुका था। कभी पैसे खत्म हो जाते तो खाने का एक समय छोड़ देता था। फीस जमा करने के लिए एक पुरानी साइकिल बेच दी थी। दोस्तों से कर्ज ले लिया था, क्योंकि मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना था। ये जंग मेरी अपनी थी और मैं इसमें अकेला जीतना चाहता था। एक दिन मैं बाजार में किताबें देख रहा था कि एक पुराने जानने वाले ने मुझे देखा। वो हंसने लगा। अरे किताबें, तो तुम अब अफसर बनोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने नजर उठाकर कहा कि दिमाग ही तो सब कुछ है। वो हंसने लगा और फिर चला गया, मगर मेरे दिल में आग लगा गया था। मैंने उसी रात फैसला कर लिया था कि अगली बार अगर वो मिला तो मैं उसे अपनी कामयाबी दिखाऊंगा, अपने सपने की हकीकत भी, और वो दिन भी जरूर आएगा। सर्दियों की रातें लंबी हो जाती हैं, हाथ जम जाते हैं, बदन कांपता है, मगर मैं रजाई में घुसकर भी पढ़ाई किया करता था। गर्मियों में मच्छर काटते थे, पंखा नहीं होता था, पसीने में भीगकर पढ़ाई करता था। मुझे हालात से नहीं, हार से डर लगता था। कई बार ऐसे लम्हे आए थे जब लगा कि बस अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर दिल कहता था तो इतने ताने सहकर सब कुछ बर्दाश्त करके अब कैसे रुक सकते हो, और मैं फिर पढ़ना शुरू कर देता था। वक्त गुजरता जा रहा था, दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने में बदले, मगर मेरी सोच, मेरी बर्दाश्त, मेरी मेहनत बदलने लगी थी। और सबसे बढ़कर मेरा यकीन मजबूत होने लगा था। अब मुझे लोगों की मजाक से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे उनका नहीं, अपना यकीन चाहिए था। और वो यकीन, वो सपना जो मेरे अंदर पूरी तरह से जिंदा था। मैं जानता था कि ये सफ़र लंबा है, मुश्किल है, लेकिन एक दिन मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक सपना नहीं देखा था, मैं उसे जीने लगा था। सूरज निकल आया था, लेकिन मेरे कमरे में अभी भी अंधेरा था। खिड़की के पर्दे गिरे हुए थे, किताबें चारपाई पर बिखरी हुई थी और मैं एक कोने में खामोशी से बैठा हुआ था। सामने वही पुराना नोटिस बोर्ड था जिस पर मैंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा था कि कामयाबी सिर्फ मेहनत का दूसरा नाम है। लेकिन आज वो शब्द मुझ पर ताना बनकर वार कर रहे थे, क्योंकि मैं फेल हो चुका था। पहली बार सपना टूट चुका था और दिल भी। जब रिजल्ट आया तो मैंने कांपते हाथों से लिस्ट खोली थी, एक एक रोल नंबर पढ़ा था। आखिर तक आया, लेकिन मेरा नंबर कहीं भी नहीं था। दिल में जैसे किसी ने खंजर मार दिया हो। सांसें फंस गईं, आंखें खुश्क हो गईं। माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ है? मैंने बस इतना कहा कि कुछ नहीं माँ, बस आज भी किस्मत नहीं जागी। उस रात मैं नहीं सोया था, बिस्तर पर लेटा रहा, छत को घूरता रहा। दिल में सिर्फ एक सवाल था कि क्या सच में मैं इस काबिल नहीं? क्या सब ठीक था, बस मैं ही गलत था? मगर दिल के अंदर से फिर से आवाज आई, वही पुरानी, वही जिद्दी आवाज कि तुम वो आदमी नहीं जो हार मान ले। ये तो पहला वार था, अभी तो पूरी जंग बाकी है। मैंने खुद को संभाला, रिजल्ट की लिस्ट बंद की, कमरा साफ किया और एक नई तैयारी के लिए नोटिस बोर्ड दोबारा से ठीक से लगा दिया। कुछ दिन की खामोशी के बाद मैं फिर इसी समय पर उठने लगा, काम पर जाने लगा, शाम को पढ़ाई शुरू कर दी। हार को मैंने सबक बना लिया था। दूसरी बार जब फॉर्म फिल हुआ तो दिल में अजीब सी ताकत थी, जैसे इस बार मैं न सिर्फ कामयाब होना चाहता था,
बल्कि अपने बीते हुए समय, अपने जख्म, अपनी तकलीफ सबको ही मात देना चाहता था। ये अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये मेरी जंग थी। वो दिन जब दोबारा रिजल्ट का ऐलान हुआ, मैं पूरे दिन काम से फ्री होकर सीधा एक दोस्त के मोबाइल शॉप पर गया। वहां पर कंप्यूटर था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। हाथ पसीने से भीगे हुए थे, उंगलियां कांप रही थी। मैंने वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला, आंखें बंद कर ली। ऊपर वाले से दिल से प्रार्थना की कि भगवान, आज के बाद अगर मैं हार गया तो मुझ में दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं बचेगी। बस आज तो जिता दो। आंखें खोली, स्क्रीन पर नजर गई और फिर जैसे वक्त रुक गया हो। मेरा रोल नंबर लिस्ट में था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने दोबारा चेक किया, फिर तीसरी बार भी वही था। मेरा नंबर पास हो गया था। मैं कामयाब हो गया था। पहले तो यकीन नहीं आया, फिर दिल में धड़कन और तेज हो गई थी। फिर जोर जोर से चीखने लगा कि भगवान जी का शुक्रिया अदा करने लगा कि मैं पास हो गया हूँ। मेरा दोस्त दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, क्या हो गया है भाई? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मैं अफसर बन गया हूँ, अब मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। फिर मेरे आंसू बहने लगे। मैं हंसते हुए रो रहा था। वो खुशी के नहीं थे, उसमें वो सारी रातें थीं जो जाग कर गुजारी थीं, वो सारे ताने थे जो लोगों के मुंह से सुने थे, वो सारी बेइज्जती थी। वो दिन जब मैं जमीन पर गिर गया और किसी ने हाथ तक नहीं पकड़ा था, वो सब आंसू जो आज जीत में बह रहे थे। मैं दुकान से निकलकर सीधा मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया था। रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मुझे वो मुकाम दिया जिसका मैंने सपना भी डरते डरते देखा था। उस दिन मैं मजदूर का बेटा नहीं था, मैं खुद एक मिसाल बन चुका था। कुछ दिन के बाद मुझे बुलाया गया ट्रेनिंग के लिए। जब मुझे यूनिफॉर्म दी गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो वर्दी मेरे लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, वो मेरे सपने की हकीकत थी। मैंने आईने में खुद को देखा और दिल ही दिल में कहा कि देख लो, आज वही हाथ जो कभी ईंटें उठाते थे, आज फाइलों पर सिग्नेचर करेंगे। मैं जब पहली बार दफ्तर में दाखिल हुआ, लोगों ने मुझे सैल्यूट किया। कुर्सी मेरे लिए खींच दी गई, चाय को पूछा गया और मैंने अंदर ही अंदर खुद पर हंसना शुरू कर दिया। वक्त बदल चुका था और वो सब जिन्होंने बेकार समझा था, आज मेरी इज्जत कर रहे थे। मेरी माँ जब दफ्तर आई तो मैंने उन्हें वही कुर्सी पर बिठाया जो मेरी थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और आंखों में गर्व था। मैं अब वही आदमी था जिसने सिर्फ सपना नहीं देखा था, बल्कि उसे सच करके दिखाया था। मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका था और ये सब सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की जीत थी जो दुनिया के ताने सुनता है मगर सपने देखने से बाज नहीं आता। मेरी गाड़ी सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। मैं बाहर निकला। मैं वर्दी पहने हुए था, छाती सीधी थी, माथे पर घमंड था। सूरज की रोशनी गाड़ी के शीशे पर चमक रही थी, जैसे वक्त भी मुझे सैल्यूट कर रहा हो। मेरे पीछे मेरी माँ थी, साड़ी में खड़ी हुई। मेरी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर वो सुकून था जो बरसों से गायब था। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा कि माँ, ये वही चौकी है जहाँ मैं मजदूरी करता था। माँ कुछ देर के लिए खामोश रही, फिर धीरे से कहने लगी कि तुमने सिर्फ अपना नहीं बल्कि मेरा भी सर ऊंचा कर दिया है बेटा। मैंने आगे बढ़कर चौकी की दीवार को हाथ लगाया था। वही ईंट, वही जगह, सिर्फ अब मैं मजदूर नहीं था, इस शहर का अफसर बन गया था। एक जमाना था जब मैं इसी दीवार पर बैठकर पानी पीता था, पसीने में भीगा हुआ, शरीर दिल में दर्द लिए। मैं आज इस चौकी पर वर्दी में खड़ा हुआ था। सर उठाकर सीना चौड़ा करके लोग आते थे, सैल्यूट करते थे। वही लोग जिस जगह वो मुझे मजदूर कहकर नजरअंदाज किया करते थे, अब मेरी इज्जत कर रहे थे। कह रहे थे कि सर, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मगर मैं सिर्फ मुस्कुरा देता था। मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं थी, मुझे अब उनका भरम संभालना था। मीडिया के लोग आए, कैमरा, माइक और सवाल। सर, आपका सफर बहुत ही इम्प्रेस करने वाला है। क्या कभी सोचा था कि मजदूर से ऑफिसर बन सकते हैं? मैंने कहा कि सपना वही देखा जो नींद उड़ा दे, जो रातों को जगा दे, दिन की थकान को बेचैन कर दे। मैंने ऐसा सपना देखा था और आज आप लोग मेरी मेहनत का सबूत देख रहे हैं। माँ खामोशी से सब कुछ देखती रही। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, चेहरे पर खुशी थी। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा कि माँ, अगर आज मैं ऑफिसर बना हूँ तो तुम्हारी प्रार्थनाओं और तुम्हारे आशीर्वाद का ही नतीजा है, वरना तो दुनिया मुझे सिर्फ मजदूर ही मानती रही। हम घर वापस आ गए थे। मेरा अपना बंगला, सफेद दीवारें, नीले पर्दे, रोशन आंगन, कमरे में एसी, किचन, सब कुछ माँ के लिए खास था। मैं रात को खिड़की के पास बैठा था। बाहर खामोशी थी। जिंदगी बदल चुकी थी। अब मैं वो नहीं रहा था
जो लोगों की बातें सुनकर जीता था। अब मैं अपनी कामयाबी का जवाब अपनी ड्यूटी से दे रहा था। ये कामयाबी नहीं, ये मेरा बदला था। पहले मेरे हाथों में ईंटें थीं, आज फाइलें थीं। पहले पसीने की बदबू, आज खुशबू थी। पहले लोग रास्ता बदल लेते थे, आज वो मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। ये सब ऊपर वाले की कृपा थी और मेरी माँ के आशीर्वाद का नतीजा। अब मैं वो नहीं था जो अक्सर खामोश रहता था, जो चीखता था, जो सिसक सिसक कर रोता था। आज वो खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था और शायद खुद से कह रहा था कि देखो, आज सब कुछ बदल गया। मैं जब दफ्तर जाता हूँ तो सब मुझे इज्जत से देखते हैं। स्टाफ में कुछ वो लोग भी थे जो कभी मजदूरी के दिनों में मुझे देखकर हंसते थे। वो मेरी मीटिंग्स में मेरी इजाज़त के बिना अब बोलते नहीं थे और मैं उन सब पर रहम खाता था, क्योंकि मुझे बदले से ज़्यादा सुकून मिल चुका था। एक दिन मैंने अपनी वर्दी अलमारी में रख दी थी और मैं अकेला उसी बाजार में गया जहां मैंने पहली बार अंजना को बॉयफ्रेंड के साथ देखा था। अब वो वहां एक नई दुकान खुली थी। वो नज़ारा बीत चुका था, लेकिन मेरे दिल में वही सब कुछ गूंज रहा था। मैंने खुद से कहा कि अगर वो आज दिखेगी तो क्या मुझे पहचान जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि अब मेरे चेहरे पर जख्म नहीं, सुकून है। ये सफ़र आसान नहीं था, मगर मैंने एक बात सीखी थी। दुनिया तुम्हें तुम्हारी हालत से पहचानती है, ऊपर वाला तुम्हें तुम्हारी नीयत से पहचानता है, और जब ऊपर वाला तुम्हें उठाता है तो दुनिया खुद ब खुद झुक जाती है। मैंने खुद को बदला था, सिर्फ इसलिए कि मुझे इज्जत चाहिए थी, बल्कि इसीलिए कि मुझे खुद पर गर्व चाहिए था। और आज मैं अब अपनी वर्दी पहनता हूँ, कुर्सी पर बैठता हूँ, फाइल्स देखता हूँ, तो अंदर एक सुकून पैदा हो जाता है। ये सुकून सिर्फ मुकाम का नहीं है, ये इंसाफ का है। मैं मजदूर था और आज एक अफसर हूँ। ये सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। और हकीकत यही है कि अगर तुम्हारा यकीन जिंदा हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बीते हुए समय को पीछे छोड़कर मैं नई जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। मेरी दूसरी शादी करवाई जा रही थी, बहुत ही सिंपल तरीके से। कुछ रिश्तेदार, कुछ मेहमान थे, सबने मुझे और मेरी पत्नी को आशीर्वाद दिया था। मेरी नज़र झुकी हुई थी, मगर दिल बेफिक्र था। दूसरी पत्नी का नाम मनीषा था। वो मेरे सामने बैठी हुई थी, बेहद सुंदर। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ये औरत है जिसे मैं इज्जत दूंगा, क्योंकि इसने मुझे इज्जत दी। शादी के बाद जब पहली बार हम एक साथ बैठे थे, उसकी आवाज़ में वो मासूमियत और मोहब्बत थी जो मुझे पहली जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ आपने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब बस हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है। मैंने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके शब्द सच्चे थे और सच में ताकत होती है। वो मुझसे कोई सवाल नहीं करती थी, सिर्फ मेरा साथ देती थी। मेरे दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती थी और रात उसके मीठे शब्दों से। उसकी बातें खत्म होती तो मैं बहुत खुश हुआ करता था। जो कभी तानों में जीता था, अब मोहब्बत की छाँव में सांस लेता था। मेरी जिंदगी में पहली बार एक औरत मेरे काम पर गर्व महसूस करती थी। जब मैं दफ्तर से आता था तो वो दरवाजे पर मेरा स्वागत करती थी, पानी का गिलास थमाकर मुस्कुराया करती थी। उसकी मुस्कुराहट मेरे सारे दिन की थकान उतार देती थी और मुझे याद आता था कि मोहब्बत ऐसी ही होती है, खामोश और सच्ची। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मेरे बीते हुए समय की परेशानियों को धो रही है। वो कहने लगी कि बीते हुए समय को याद मत किया करो, अगर वो सब ना होता तो शायद हम ना होते। मैं खामोश हो गया था, क्योंकि उसके शब्दों में इतनी गहराई थी कि मैं सारा दर्द भूल गया था। वो पढ़ी लिखी थी और बहुत ही समझदार भी थी, लेकिन अब वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, मेरी हमसफ़र बन चुकी थी। मेरे साथ ही मेरी प्रार्थना बन चुकी थी। हम अक्सर रातों को साथ बैठकर चाय पीते, बातें करते थे। दिल ही दिल में मैं उसका शुक्रिया अदा करता था। मेरे घर का माहौल काफ़ी हद तक बदल चुका था, बल्कि खुशियों भरा हो गया था। एक दिन माँ ने मेरे कान में कहा कि बेटा, तुम्हें याद है, जो नसीब वालों को मिलता है वो तुम्हारी इस पत्नी के जैसा होता है। जो औरत गई थी वो तुम्हारे सब्र की परीक्षा थी, और जो आई है वो तुम्हारे सब्र का इनाम है। मैं अक्सर सोचता था कि वो पहली औरत अगर मेरी ज़िंदगी से ना गई होती तो क्या मुझे सुकून मिलता, और जवाब हमेशा यही आता था कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ सब्र बनकर आते हैं और कुछ नसीब बनकर। अब जब भी मैं काम से लौटता हूँ और वो मेरे कपड़ों पर ध्यान देती है तो कहती है कि आज का दिन कैसा रहा, मेरे दिल में सुकून की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। उसकी आंखों में हमेशा मोहब्बत होती थी। मेरे हाथों में छाले देखकर उसने कभी नफरत नहीं की, बल्कि हमेशा मोहब्बत की है। वो जानती थी कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ पहुँच गया हूँ, और यही जानना काफ़ी था। हम दोनों ने जिंदगी को नया रंग दे दिया था। मैं उसके लिए पति नहीं था, बल्कि उसका हमसफ़र बन गया था,
और वो मेरे लिए एक पत्नी नहीं थी, बल्कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब बन गई थी। हमारे बीच में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। शुक्र था कि हम बीती हुई बातों को भूल चुके थे। लोग हमेशा मेरी पत्नी की तारीफ किया करते थे और मैं उसकी तारीफ पर गर्व से मुस्कुराया करता था, क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरी जिंदगी की वो रोशनी है जिसने मेरी जिंदगी में चमक भर दी है। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अगर मैं कमजोर हो जाऊं तो तुम क्या मुझे सहारा दोगी? वो कहने लगी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलने के लिए आई हूँ, तुम्हारे आगे या पीछे नहीं। ऐसे शब्द किताबों में पढ़ने को मिलते थे, मगर मेरी जिंदगी में बहुत हकीकत बन चुके थे। जो औरत मेरी जिंदगी से गई थी वो मुझे तोड़ कर चली गई थी, मगर जो आई थी उसने मुझे जोड़कर रख दिया था, नरमी से और मोहब्बत से। और मैं जो कभी टूट चुका था अब पूरा हो चुका था, सिर्फ इसलिए कि मेरी साथ ही एक ऐसी औरत है जो मेरी कामयाबी पर गर्व महसूस करती है, मेरे बीते हुए समय को गले लगाती है और मेरे आज के साथ खुश रहती है। दोपहर की तेज धूप थी। मैं टेबल पर बैठा हुआ था, फाइलों पर सिग्नेचर कर रहा था, सरकारी फाइलें देख रहा था। गेट कीपर ने आकर बताया कि सर, एक औरत आई है, कहती है कि कोई काम चाहिए, बहुत ही मजबूर लगती है, भूखी भी है। मैंने सर हिलाया। मैंने कहा कि उसे अंदर आने दो, बात सुनते हैं क्या बात है। कुछ लम्हों के बाद वो धीरे धीरे चलती हुई अंदर आई। उसकी चाल में थकन थी, कपड़े बहुत गंदी हालत में थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीख मांगने वाली औरत है। वो मेरे सामने आकर रुकी और हाथ जोड़ने लगी। मैंने सिर्फ एक नज़र उसके चेहरे पर डाली थी। मेरे लिए तो वो एक मजबूर और लाचार औरत थी जो नौकरी की तलाश में आई थी। मैंने नोट्स पर लिखना शुरू ही किया था, फिर अचानक वो बोली। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसकी आवाज़ कांप रही थी। कहने लगी कि तुम मुझे पहचाने नहीं। तभी मेरा हाथ रुक गया। उसकी आंखें मेरी आंखों से जुड़ गई थी। मैंने उसे ध्यान से देखा। एक भारी खामोशी छा गई थी। फिर वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी पहली पत्नी। मेरे हाथ से पेन गिर गया था, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा। चेहरा वही था, मगर वक्त ने उस पर वहशत लिख दी थी। गाल चिपके हुए थे, होठ सूख चुके थे, उसका रंग बुझा हुआ था। वो औरत जो कभी मुझे बेकार समझती थी, जिनकी नज़रों में मैं सिर्फ मिट्टी का था, आज वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। एक लम्हे के लिए जैसे मुझे सब कुछ याद आने लगा। मैं खड़ा हो गया। वो लम्हा जब उसने मुझसे कहा था कि मुझे तलाक दे दो, तुम जैसे मजदूर के साथ मुझे घिन आती है। आज वही औरत मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी और मुझसे नौकरी मांग रही थी। उसने सर झुका लिया, आवाज़ और भी कमज़ोर हो गई थी। कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, वक्त ने मुझे बहुत मारा है, अब कुछ भी नहीं बचा। 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं। मुझे यहाँ नौकरी दे दो, मैं कोई भी काम कर लूँगी, झाड़ू बर्तन कोई भी काम। मैं जैसे उसकी बात सुनकर पत्थर का हो गया था। मेरी कुर्सी, मेरी वर्दी, मेरा पद, सब एक लम्हे को बेमतलब हो गया था। मैं सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान बन गया था, जैसे एक और टूटे हुए इंसान से वास्ता पड़ा था। मैंने खामोशी से टेबल के दराज खोली, एक नोटों का लिफाफा निकाला और टेबल पर रखा और कहा कि ये रख लो, कुछ दिन के लिए काफ़ी होगा। उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ भीख नहीं मांगने आई हूँ, सिर्फ इज्जत के साथ जीने के लिए एक काम चाहिए। मैंने अपने पास खड़े चपरासी से कहा कि इस औरत को नौकरी दे दो, किचन की सफाई, जैसा भी काम ठीक लगे दे दो, लेकिन इसके साथ इज्जत से पेश आना। वो वहां से जाने लगी थी, फिर पलटकर एक नज़र मुझ पर डाली और धीरे से कहने लगी कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, तुम्हारे हक में बद्दुआ की थी, तुम्हें बुरा समझा था। वक्त ने मुझे सिखा दिया कि घमंड इंसान को नहीं छोड़ता। मैं माफ़ी चाहती हूँ, अगर मुमकिन हो तो माफ़ कर देना। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बस कुर्सी से पीछे होकर खड़ा हो गया था। खिड़की से बाहर देखने लगा। वही नज़ारा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। वो लम्हा जब मैंने तलाक दी थी, मैं टूटा था, बिखरा था, और आज सब कुछ बदल गया था। कमरे में खामोशी छा गई थी, सिर्फ दिल की धड़कन ही सुनाई दे रही थी और कुछ पुरानी परछाइयाँ जो मेरे अंदर फिर से जाग रही थी। मेरी नई जिंदगी रोशन हो चुकी थी, पुरानी यादें धुंधली हो चुकी थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी और खुद से कहा कि जो औरत चली गई थी वो मुझे आजमाइश दे गई है। जो औरत मेरे भाग्य में है और जो आज मेरी जिंदगी में शामिल है, वो ही मेरा अंजाम है। एक दिल तोड़ने वाले फैसले का यही अंजाम होता है। अभी मैं वही आदमी था जिसने सब कुछ बर्दाश्त किया था, मगर आज मेरे पास ताकत थी बदला लेने की भी और माफ करने की भी। मैंने माफी को चुन लिया, क्योंकि कुछ जख्मों का जवाब खामोशी होता है और कुछ कहानियों का बदला सिर्फ सुकून में होता है, जीत में नहीं। मैं खिड़की के करीब खड़ा था,
दफ्तर के बाहर धूप तेज हो चुकी थी, अंदर कोई ठंडक थी, मगर मेरे वजूद में खामोश आग भड़की हुई थी। फिर कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। वो आई, वही औरत, मेरी पहली पत्नी अंजना, जो कभी मेरी जिंदगी हुआ करती थी, अब एक साए की तरह झुकी हुई थी। मेरा शरीर जैसे दंग रह गया था, मेरी आंखें उस पर जम गई। वो चेहरा जिस पर कभी घमंड लिखा रहता था, आज माफ़ी की रिक्वेस्ट कर रहा था। वो आंखें जो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज मेरी तरह पूछ रही थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, शर्मिंदगी थी। हम दोनों कुछ देर खामोश रहे। वक्त जैसे थम गया था। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ दिल की धड़कन थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। उसने नज़र उठा ली, कुछ कहने लगी, मगर आवाज़ नहीं निकली थी। मैंने फौरन टेबल के किनारे रखे पानी का गिलास उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ काँप रहे थे, गिलास तक पहुंचे। उसने धीरे से गिलास पकड़ लिया था और एक ही घूंट पानी पिया था। उसकी आंखों से खामोशी के आंसू बह रहे थे, जुबान से जैसे सिर्फ माफ़ी ही निकलने वाली थी। वो माफ़ी से ज़्यादा खामोश रही। आज कोई शिकायत नहीं, कोई ताना नहीं, कोई गलत बात जुबान पर नहीं लाई। इसलिए नहीं कि मैं भूल चुका था, बल्कि इसलिए कि मैं अब उस मुकाम पर था जहां बदला लेना ज़रूरत नहीं रहता। खामोशी खुद वार करती है। मैंने टेबल पर रखी जॉब की फाइल निकाली और चपरासी को बुलाया और कहा कि इस औरत को अंदर के स्टाफ में रख लो, काम ज़्यादा मत देना, बस गुजारे लायक दे देना, इज्जत से रखना, कोई जुबान नहीं चलाए इसके साथ। चपरासी ने कहा कि जी सर, और फिर वो बाहर चला गया। वो वहाँ खामोश खड़ी रही थी और जैसे वो जानती थी कि उसकी यही सज़ा है, यही माफ़ी है। अब कोई मोहब्बत नहीं रही थी, सिर्फ खामोशी थी। फिर वो धीरे से कहने लगी कि मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, सिर्फ जिंदा रहने का एक मौका चाहिए था, तुमने दे दिया है। मेरे दिल में हलचल मच गई थी। मैंने चेहरे पर सुकून रखा। अब मैं कमज़ोर नहीं था, टूटा हुआ इंसान नहीं था। अब मैं पूरी तरह से जीता था, और जीतने वाला इंसान कम बोलता है, सोचता ज़्यादा है। उसने पलटने से पहले एक बार फिर से मुझे देखा था। शायद दिल में कोई उम्मीद बाकी थी कि मैं कुछ कहूँगा, शायद रिश्ते का दरवाज़ा फिर से खुलेगा, मगर मैं खामोश रहा था। ये वही औरत थी जिसके एक शब्द से मैं पूरी तरह से बिखर जाया करता था, और आज मैं इतना मजबूत था कि उसके आंसू भी मेरे फैसले को नहीं बदल सके। उसके कदम बाहर की तरफ बढ़े थे, लेकिन पीछे एक कहानी छोड़ गई थी। एक ऐसी कहानी जो कभी शुरू हुई थी मोहब्बत पर और आज खत्म हो रही थी खामोशी पर। मैंने कुर्सी पर बैठे हुए खिड़की के बाहर झांका था। सूरज ढलने लगा था, वो जा चुकी थी, मगर कमरे में उसकी मौजूदगी अभी भी बाकी थी। वो हर सांस में जैसे घुल चुकी थी, मगर अब बोझ नहीं थी, बस एक याद थी। टेबल पर रखी फाइलों को दोबारा खोला। मैं खुद को बिजी रखने की कोशिश करता था। जिंदगी रुकती नहीं थी और मैंने खुद को कभी पीछे पलटकर देखने नहीं दिया। वो औरत अब मेरे दर पर खड़ी नहीं थी, वो मेरे पीछे कहीं दफन हो चुकी थी, और अब मैं इस हाल में जी रहा था। एक ऐसा हाल जिसमें मेरे पास सब कुछ था, इज्जत, सुकून, प्यार और सबसे बढ़कर एक कामयाबी जो कभी मुझे उसकी नज़र से नहीं मिली थी। अब कहानी का रुख पूरी तरह से बदल गया था। खाना खाने के बाद मैं आंगन में बैठा था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और हवा में कुछ जोश सा सुकून था। मेरी पत्नी मेरे पास चाय का कप रखकर बैठ गई थी। कुछ लम्हे वो खामोश रही, फिर धीरे से कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आज आपके दफ्तर में क्या हुआ। मैंने नज़र नीची रख ली थी, कोई सफाई नहीं थी। उसने फिर से कहा कि आपने जो किया वो इंसानियत थी, शायद कोई और होता तो उसे धुतकार देता, बीते हुए समय की याद लेकर उसे बेइज्जत कर देता, मगर आपने खामोशी से हाथ आगे बढ़ाया, वही हाथ जिसने उसे कभी बेकार समझा था। मेरे अंदर एक लम्हे को सब कुछ जैसे खत्म हो गया था। मैंने अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ देखा। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में गर्व था। मैंने धीरे से सर झुका लिया। मुझे बदला नहीं लेना था, बस खुद को प्रूफ करना चाहता था। हम दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। मैंने चाय का घूंट लिया और काफी देर तक बाहर की तरफ देखता रहा, जहां सिर्फ अंधेरा था। जिंदगी ने मुझे कई जख्म दिए थे, मगर आज उन सब का मरहम मेरे सामने बैठी हुई थी। मेरी पत्नी, मेरे सब्र का तोहफा, मेरे सुकून की प्रार्थना। मैंने उसे वो सब कुछ नहीं सुनाया था जो मेरे दिल से गुजरा हुआ था, मगर वो फिर भी सब कुछ समझ गई थी, और यही काफी था। दफ्तर में जब वो आई, मतलब कि मेरी पहली पत्नी अंजना, तो मेरी दूसरी पत्नी मनीषा किचन के दरवाजे से सब कुछ देख रही थी। उसने उस औरत की आंखों में वो डर देखा था जो वक्त लिख कर लाता है, और जो प्यार था वो किसी भी शब्द से ज्यादा बेमतलब था। उस रात खाना खाने के बाद जब हम सब एक साथ बैठे, तो मेरी पत्नी ने कहा कि कुछ लोग हमारे साथ इसलिए नहीं होते कि वो मतलबी होते हैं,
हमें आजमाते हैं, कुछ सिखाकर चले जाते हैं। मैंने धीरे से कहा कि कभी-कभी लोग हमारी जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन हमेशा के लिए रह जाते हैं। वो मुस्कुरा दी थी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। उस रात मैंने अपनी जिंदगी के दोनों चेहरे देखे थे। एक वो था जो मुझे घमंड में छोड़कर चली गई थी, जो मेरी बेइज्जती को अपना हक समझती थी, जो मुझे बेकार समझती थी, और दूसरी वो थी जो खामोशी से मेरे जख्मों पर मरहम रख दिया करती थी, बिना कोई शिकायत किए, सिर्फ मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलती रही। मुझे बदला नहीं लेना था, क्योंकि मैं जान चुका था जिंदगी हिसाब खुद ले लेती है। जो औरत मुझसे डिवोर्स लेकर गई थी, वो आज किस्मत के थप्पड़ों से टूटकर मेरे दरवाजे पर दोबारा आई थी। जो मेरे साथ वफा कर रही थी, वो आज मेरे घर की मालकिन थी, मेरे दिल की साथी थी। ऊपर वाले का आशीर्वाद था। ये सब कोई नाटक नहीं था, ना कहानी थी। ये एक हकीकत है, एक जिंदगी का सबक है जो मुझे वक्त ने पढ़ाया था। मैंने दिल में कहा था कि बदला वो नहीं जो तुम किसी पर निकालो, बदला वो है जब तुम इस मुकाम पर पहुंचो जहां तुम्हें किसी के लिए जरूरत ना हो। मेरे लिए अब सब कुछ बदल चुका है। मेरा फैसला, मेरी इज्जत और सुकून, और मुझे वो मिल चुका था। कभी कभी सब सो जाते हैं तो मैं अकेला छत पर बैठ जाता हूँ, आसमान को देखता हूँ और उन लम्हों को याद करता हूँ जब मैंने खुद को शर्मिंदा महसूस किया था, जब जिंदगी में सिर्फ अंधेरा था और सिर्फ एक रोशनी बाकी थी, यकीन की। मैंने यकीन को अपने सीने से लगा रखा था और आज वही यकीन मेरी कामयाबी बन गया था। सब कुछ सीखने के बाद मैं बस एक बात कहता हूँ, जो वक्त तुम्हें तोड़ने आता है, वही वक्त तुम्हें जोड़ भी देता है। बस बर्दाश्त करने का हुनर आना चाहिए। जो सुकून इज्जत में है, वो किसी बदले, किसी जीत, किसी घमंड में नहीं है। मैं आज भी खामोश हूँ, मगर मेरी खामोशी गवाही है कि मैं जीत गया हूँ, और ये जीत मेरे अंदर वो सुकून लेकर आई है जिसका सपना मैंने उस दिन देखा था, जिस दिन एक औरत ने कहा था कि मुझे तुम जैसे मजदूर से घिन आती है। दफ्तर की शाम ढल रही थी, खिड़की की रोशनी अंदर आ रही थी और मैं टेबल पर पड़ी हुई आखिरी फाइल बंद कर रहा था। कमरे में खामोशी थी, बाहर से आने वाली आवाजें धीमी हो चुकी थी। अंजना दरवाजे पर खड़ी थी, खामोशी से उसकी नजरें झुकी हुई थी। आंखों में कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। मेरी नज़र उससे मिली और मैंने अपनी नज़र को नीचे कर लिया, क्योंकि मैं उससे अपनी नज़रों को और नहीं मिलाना चाहता था। उसका और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं था। मेरा रिश्ता तो अब मेरी पत्नी के साथ जुड़ चुका था, इसलिए अब मुझे अंजना की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जितनी हमदर्दी मुझे करनी थी, मैं कर चुका था। मैं अपने दफ्तर से बाहर निकलकर चला गया था और वो मुझे नम आंखों से देखती रह गई थी। वो आज भी मेरे दफ्तर में काम करती है, लेकिन सिर्फ एक काम वाली की हैसियत से। मैंने पत्नी होने का हक सिर्फ अपनी पत्नी को ही दिया हुआ है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।